तो ज्ञानवापी विवाद में एक बार फिर से कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर करते हुए ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का फैसला सुना दिया है। विवादित हिस्से यानी कि जो सील्ड एरिया है कथित शिवलिंग का, उस हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करवाया जाएगा। यानी हिंदू आस्था के वास्ते काशी भी अयोध्या के रास्ते पर है। वो कैसे, आपको ये भी समझा देते हैं। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है और अयोध्या में भी एएसआई सर्वे ही किया गया था। ज्ञानवापी परिसर में विवादित हिस्से को छोड़कर सर्वे होगा तो अयोध्या में राम जन्मभूमि क्षेत्र में सर्वे किया गया। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाएगा तो अयोध्या में सर्वे के दौरान ही मंदिर के सबूत मिले थे। ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग सर्वे पर कोर्ट से मुहर लग गई है तो अयोध्या में सर्वे के दौरान ही मलबे की जांच हुई थी। ज्ञानवापी में बिना नुकसान किए सर्वे का आदेश दिया गया है तो अयोध्या में प्रतीक चिन्ह कोर्ट में ही पेश किए गए थे। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या राम मंदिर की राह पर है ज्ञानवापी मामला? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। ज्ञानवापी को लेकर हम आपको पूरा फैसला बताएं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अयोध्या में क्या हुआ था। राम जन्मभूमि का मामला जब कोर्ट में चल रहा था तब राम जन्मभूमि के एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। अयोध्या में भी एएसआई सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान मंदिर के सबूत मिले। धीरे धीरे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ। अयोध्या में भी मलबे की जांच हुई थी। खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले थे। प्रतीक चिन्ह कोर्ट में पेश किए गए। इन्हीं सभी साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी कोर्ट के फैसले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सबसे बड़ा आधार बनी थी और अब ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। ज्ञानवापी में वजू स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर यह आदेश दिया गया। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूलवाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेटिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है। वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट। बड़ी दलील आपके सामने आप लोगों ने ये भी रखी थी कि जो 3 गुंबद हैं, गुंबद के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग होने का दावा भी किया गया। जी देखिए, हमने कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को ये भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए रूपरेखा क्या होगी ये तो अभी कोर्ट को जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा। पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहाँ पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए। माना जा रहा है कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से कई राज सामने आ सकते हैं। क्या वाकई यहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? एएसआई की रिपोर्ट से बहुत कुछ साफ हो जाएगा, जैसा कि राम मंदिर के मामले में हुआ था। और यही वजह है कि हिंदू पक्ष फैसले से खुश है और इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और आज इस अहम दिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान आया और इसे बयान उनकी धमकी भी कह सकते हैं।
तो एसपी सांसद बर्क ने खुली धमकी दी है। कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे मुसलमान, ये कहना है बर्क का। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जान दे देंगे लेकिन मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे, ये भी कहा है बर्क ने। मस्जिद से आखिर क्यों हो रही है छेड़छाड़, बर्क की तरफ से सवाल भी पूछा गया। तो आज कोर्ट के फैसले पर शफीकुर रहमान बर्क का एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि मस्जिद को आंच नहीं आने देंगे। उन पर उस बैकिंग के हिसाब से वो ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, और ताकि हम इस देश में बहरहाल अपनी इबादत भी ना कर सकें। ये इससे बड़ा जुल्म और नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इबादत ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जो जिसने हमें आपको सबको पैदा किया है, उसको राजी करने के लिए एक ही चीज है बस। बर्क साहब, नारा सुनिए आप। नारा नया नारा है कि काशी अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। आप लोग तैयार हैं? मथुरा में भी कुछ इस तरीके का ही कहीं भी नारा लगाएंगे हम, जो इस्लाम के खिलाफ है, मस्जिद के खिलाफ है, हम जमकर मुखालफत करेंगे उसकी। वो तो चाहते ये हैं कि मुसलमानों को जितना दुख दे सकते हैं और जितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं और जितने हालात बिगाड़ सकते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इससे हटने वाले नहीं हैं। और चाहे हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, लेकिन हम इस तरीके से अपनी मस्जिद को कुर्बान नहीं कर सकते। इन दिनों महिलाओं पर जुल्म की तस्वीर हर जगह से आ रही है, लेकिन मणिपुर की घटना को जिस तरह विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, वैसे ही बंगाल की घटना पर एकदम से चुप्पी साध ली। लेकिन यहां महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर बात नहीं हो रही है, न राजनीति हो रही है, क्योंकि राजनीति से ज्यादा मायने समाज में फैले महिलाओं के खिलाफ जहर को खत्म करने की है, और यही वजह है कि इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। अब आपको महिलाओं पर जुल्म की दास्तां बताते हैं। मणिपुर में निर्वस्त्र कर महिला से परेड करवाई गई, तो पश्चिम बंगाल में भी महिला को निर्वस्त्र करने का आरोप लगाया। महिला अपराध में दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो वो नंबर 1 पर है, और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां औसतन हर दिन 3 बलात्कार की वारदात हो रही है। पिछले साल एनसीआरबी की महिला अपराध को लेकर रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे महिलाओं पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। साल 2019 में महिला अपराध के 4,05,326 केस दर्ज हुए, तो साल 2020 में ये 3,71,503 महिला अपराध के केस दर्ज हुए। उस समय देश में कोविड पीक पर था, और फिर कोविड काल के बाद साल 2021 में 4,28,278 केस दर्ज किए गए महिला अपराध के। एनसीआरबी के मुताबिक राजस्थान में 40,738 केस दर्ज हुए थे, तो पश्चिम बंगाल में 35,884 केस महिला अपराध के दर्ज किए गए। यानी महिलाओं पर जुल्म की दास्तां हर राज्य में है, लेकिन सियासत सिर्फ मणिपुर की घटना पर हो रही है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कहीं महिला का वध हो रहा है तो कहीं महिलाओं का चीरहरण, कहीं महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं तो कहीं बर्बरता। यह हकीकत उस समाज की है जहां बात तो होती है महिला सम्मान की, बात तो होती है महिलाओं के उत्थान की, लेकिन जब उसी पर जुल्मों सितम होते हैं तो जिम्मेदार लाचार हो जाते हैं, खामोशी छा जाती है, और जब सन्नाटे का शोर सुनाई देता है तो तथाकथित जनप्रतिनिधि सियासत की सूली पर चढ़ा देते हैं। क्यों नहीं सरकार चर्चा करवा रही? तैयार है तो, क्योंकि जैसे ही चर्चा करवाएंगे भाजपा निर्मित हिंसा की कलई खुल जाएगी। वर्तमान में जो मणिपुर की जो स्थिति है और बीरेन सिंह जी के हाथ से बात हो चुकी है, तो हम तो चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष उसमें मुझे लगता है कि इसमें भी राजनीति कर रहा है, राजनीति करना इस विषय पे ठीक नहीं है। जो मणिपुर में हुआ, कुछ ऐसी ही तस्वीर बंगाल से आई। बंगाल में महिला के साथ हिंसा हुई, उसे नग्न कर घुमाने का आरोप भी लगा। ग्राम पंचायत की महिला प्रत्याशी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर छेड़खानी और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। लेकिन मणिपुर की घटना पर सियासी संग्राम छेड़ने वाले सभ्य समाज के नेता पश्चिम बंगाल के मामले पर चुप्पी साध गए, क्योंकि यहाँ 26 दलों में शामिल टीएमसी की सरकार है।
इतना ही नहीं, राजस्थान में भी महिलाओं पर जुल्म सितम जारी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1। साल 2020 में 5310 दुष्कर्म के मामले, साल 2021 में 6337 दुष्कर्म के केस, साल 2020 से 2022 तक 13890 दुष्कर्म के केस दर्ज हुए। 11307 दुष्कर्म की वारदात नाबालिग लड़कियों के साथ हुई। राजस्थान जिस हिसाब से जंगल राज हो चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, कांग्रेस उसको भी डिस्कस करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को पार्लियामेंट में डिस्कस करने को तैयार है, राजस्थान के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए तैयार है। वो डिस्कशन के लिए आए, लेकिन वो क्योंकि हाउस नहीं चलवाना देना चाहते हैं। हम पूरे देश में महिलाओं और बेटियों के प्रति जो हो रहे अत्याचार, उनसे हम दुखी हैं, लेकिन राजस्थान विगत 4.5 साल में 10,000 से भी ज्यादा केस बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इसके बारे में राजस्थान की सरकार बिल्कुल अकर्मण्य हो चुकी है। यानी हर तरफ देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सियासतदानों को इसकी कोई चिंता नहीं। इंसानियत को झकझोरने वाली तस्वीर बाराबंकी से भी सामने आई, जहां रियाज नाम के शख्स ने अपनी सगी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर हाथ में लेकर गांव में तकरीबन 800 मीटर तक घूमता रहा, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी इस क्रूर कातिल को रोकने की। खैर, जो नारी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जब उसके खिलाफ अत्याचार होते हैं तो उसके हक में नहीं, बल्कि सियासी शोर तुम्हारे राज्य, तुम्हारे शहर और तुम्हारे जिले तक पहुंच जाती है। लेकिन महिलाओं की बात सिर्फ चुनावी मंच पर ही होती है। क्या मणिपुर, क्या राजस्थान, क्या बंगाल, महिला अत्याचार से कोई राज्य अछूता नहीं। अगर नजर छत्तीसगढ़ में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध पर डालें, तो छत्तीसगढ़ में महिला अपराध 10 महीने में 1716 बलात्कार की वारदात, 2022 में 60 से ज्यादा गैंग रेप की वारदात, 2021 में 1093 दुष्कर्म के केस दर्ज हुए। रोजाना औसतन 3 दुष्कर्म की वारदात हो रही है। लेकिन देश में महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर सिर्फ होती है तो राजनीति, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाली थ्योरी सिर्फ चुनावी भाषण के लिए होती है। जब जिम्मेदारी का वक्त आता है, तब यही समाज, यही नेता सिर्फ खुली आंखों से जुल्म सितम देखते रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने 2024 की जीत के लिए यूपी में मिशन जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। राजभर और दारा सिंह चौहान के बाद अब विपक्ष के 4 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसकी डेट भी तय हो गई है, यानी आज से 3 दिन बाद 24 जुलाई को समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन साथी आरएलडी के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर क्यों विपक्षी दलों में टूट और फूट होने लगी। उत्तर प्रदेश में अब सियासी बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से तोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करवाया, तो अब अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 24 जुलाई को बीजेपी विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है और इस सर्जिकल स्ट्राइक से एसपी के साथ आरएलडी भी कमजोर और कमजोर होने वाली है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दूसरे दलों के तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाए। उसमें जो क्षेत्रीय छत्रप हों, जाति लिहाज से जो नेता बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हों मिशन लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी लगातार पार्टी ज्वाइन कराने की रणनीति पर काम कर रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन जब बेंगलुरु में जयंत 26 दलों के साथ ताल ठोकने लगे तो अब उनकी पार्टी में ही सेंधमारी होने लगी है और इस सेंधमारी से जयंत की पार्टी के बड़े नेता राजपाल सैनी भी बीजेपी में जाने वाले हैं। दरअसल 24 जुलाई को पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलए बीजेपी ज्वाइन करेंगे। एसपी नेता साहब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल होंगे। एसपी सरकार में साहब सैनी कैबिनेट मंत्री थे। आरएलडी नेता राजपाल सैनी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे।
आरएलडी से राज्यसभा सांसद थे राजपाल सैनी। तो वहीं 4 बार एमएलए रहे जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल होंगे और कुर्मी चेहरा सुषमा भी छोड़ सकती हैं एसपी का साथ। पश्चिम से साहब सिंह सैनी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से राजपाल सैनी वह भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां साहब सिंह सैनी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी में हैं। इसी तरीके से राजपाल सैनी राज्यसभा के सांसद रहे हैं, आरएलडी में हैं वो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुषमा पटेल की, वह पूर्वांचल से हैं, समाजवादी पार्टी से विधायकी का चुनाव लड़ चुकी हैं। यानी इस बार अखिलेश के साथ ही जयंत की पार्टी में भूचाल आने वाला है और ये 4 बड़े नेता जल्द ही बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले एसपी आरएलडी के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है वो उससे प्रभावित है। साथ ही सीएम योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बरकरार रखा है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। इससे प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी पहले राजभर का बीजेपी से मेल, फिर दारा सिंह का अखिलेश के साथ खेल और अब समाजवादी पार्टी के साथ ही आरएलडी का भी समीकरण हो रहा है फेल। क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि वो खुद ब खुद पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आने को बेचैन है। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की नीति और जेपी नड्डा के साथ ही भूपेंद्र चौधरी की रणनीति से विरोधी भी अब बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को साधने के बाद कैबिनेट का हिस्सा बनाने वाली है। योगी कैबिनेट का विस्तार अगस्त के पहले सप्ताह तक होने की उम्मीद है, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दारा सिंह चौहान और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को विभाग बंटवारे पर मंथन चल रहा है, तो वहीं नए सहयोगियों के बहाने कुछ पुराने चेहरों की लॉटरी भी निकल सकती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कौन से चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं और कौन कौन से नए चेहरे हैं जिनको पहली बार मौका मिल सकता है। योगी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है अगस्त के पहले सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस कैबिनेट विस्तार में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को जगह मिल सकती है। इसके अलावा कुछ पूर्व मंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। पूर्व मंत्रियों में पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का नाम रेस में बताया जा रहा है। एनडीए का दोबारा हिस्सा बनने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अक्टूबर में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली कराने के संबंध में सीएम से चर्चा की। सुभाषपा के स्थापना दिवस पर 7 अक्टूबर को पटना में आयोजित होने वाली रैली में उन्होंने सीएम को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित भी किया। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त माह में संभव है। दरअसल तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका समायोजन होना है और संगठन से लगाकर सरकार में समायोजन किया जाएगा। बीजेपी की कोशिश है कि क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को साधा जाए। यही वो वजह है कि पिछले दिनों एनडीए में शामिल हुए हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है दारा सिंह चौहान ने। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों दिल्ली में मौजूद रहे। तो गहमा गहमी तेज है। उपचुनाव में बीजेपी ने एसपी से आजमगढ़ की सीट छीन ली। आजमगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एसपी का कब्जा बरकरार है। अब राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के साथ आने से बीजेपी और दमखम के साथ आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर एसपी पर लीड बनाने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी की रैली के जरिए बीजेपी एसपी के दबदबे वाली सीटों पर सियासी संदेश देना चाहती है। राजभर ने सीएम से राजभर और भट्ट जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध भी किया है। सीएम ने इस पर उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाली बैठक में सीएम की ओर से इस संबंध में चर्चा किए जाने के बाद ही ये प्रस्ताव भेजा जाएगा।
राजभर के एनडीए में जाने के बाद अगर केशव देव भी एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो ये एसपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18, लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।